I welcome you all to yet another lecture on anthropology lecture series. So this is our day 5. We have already completed day 1, day 2, day 3, day 4 videos. Please go and check those videos first so that there is a lot more clarity in these topics now, because if the basics aren't clear तो फिर it's going to be tough for you guys to catch up from here. So let's get started. We are already doing the 1.4 anthropology का topic 1.4 जिसमें हम evolution day 4 पे cover कर चुके हैं. So now we start with the pre-Darwin phase. Now basically हमने कल बात करी थी organic evolution की कि बेसिकली एवोल्यूशन क्या था, द बेसिक्स ऑफ इट. तो अगर हम इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है डार्विन का. डार्विन वाज अ पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था एवोल्यूशन के ऊपर, एंड वहाँ से कहीं ना कहीं एवोल्यूशन की बात, उस पर साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हुई. बट इट वॉजंट लाइक डार्विन से पहले ऐसा कोई भी नहीं था जिसने नहीं किया था. लाइक डार्विन से पहले देयर वाज लेमार्क, द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में बात की. इन हिज बुक वाज फिलोसॉफिक ज़ूलॉजी, ठीक है, in which he tried to explain what is evolution. Okay, so he gave a theory, and the theory is theory of inheritance of acquired characters. Okay, so now basically क्या बोल रहे हैं ये, inheritance of acquired characters. Acquired characters क्या हुआ, anything which we have acquired as part of our behavior. जैसे for example हम बोलें कि it is like कि language was not something which we have inherited. It is acquired. We have learnt it. Okay, we have learnt it through culture. We have learnt it through society. So ये चीज़ inherit हुई. Inherit मतलब from parent it goes to the child. Okay, so this was something जो theory of Lamarck थी. So theory of Lamarck में उन्होंने कुछ postulates दिए थे. सबसे पहला postulate है elan vital और inner urge. So basically ये कहना चाहते हैं कि जो species होते हैं ना, उनके अंदर एक inner urge होती है. Inner urge to evolve, मतलब they want to evolve to like they want to increase their size, they want to evolve to better species. For example, a baby becomes an adult. Okay, so what did he do, उन्होंने बोला कि inner urge में species अपने size को increase करने की कोशिश करते हैं. There is always an urge to increase their size. ठीक है, जैसे बेबी एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स बड़े बड़े ट्रीज बन जाते हैं, लाइक दैट. सेकेंड पोस्टुलेट वाज थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर और स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन. नाउ हियर व्हाट इज ही सेइंग, ही इज सेइंग कि एनवायरमेंट जो है, हमने कल भी बात की थी कि इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट कीप्स चेंजिंग. सो व्हेन एनवायरमेंट चेंजेस, it puts pressure on the species, on the different species that are there. That pressure makes the species to adapt to those environment, जिसकी वजह से new organs form होते हैं. For example, what is he trying to say is, जैसे मान लो जब ice age थी, ice age के बाद warmer times आए, तो जो भी जो एनिमल्स या स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्टेड होंगे, और जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए टू द वार्मर क्लाइमेट्स, तो ऑब्वियसली वो एक्सटिंक्ट हो गए होंगे. ठीक है ना. जैसे अगर हम बोलें कि जो ये एप्स थे, राइट, दे वो आर्बोरियल, वो ज़्यादातर ट्रीज़ के ऊपर रहते थे. लेकिन अगर वो वार्मर टाइम्स में या जो भी है, उसके बाद अगर वो अपनी आर्बोरियल हैबिट्स छोड़ के टेरेस्ट्रियल नहीं बनते, तो दे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते. ठीक है ना. सो एनवायरनमेंट पोजेस प्रेशर्स, एंड वो प्रेशर्स आपके स्पीशीज़ के अंदर स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशंस करता है. फॉर्मेशन मतलब आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करता है. ठीक है. जैसे इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी थी
दिस जिराफ के नेक की, कि उन्होंने बोला कि पहले पहले ग्रासेस होते थे तो उस पर फीड करते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रासेस की स्कैर्सिटी की वजह से जिराफ्स को फीड करने की ज़रूरत पड़ गई ऑन ट्रीज़। तो ट्रीज़ पे फीड करने के लिए उनको अपनी नेक इलोंगेट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर उनकी नेक इलोंगेटेड नहीं होती तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते। सो दे अडेप्टेड टू इट, उन्होंने अपनी नेक को धीरे 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 वो नेक इलोंगेट हुई एंड इट वॉज पास्ड ऑन टू देयर next generations, right? Yes, so this was the second postulate. The third postulate is theory of use and disuse. Now this is very interesting. इन्होंने बोला basically कि जो organs will be more in use, वो वो ज़्यादा that will stay, and the ones जो disuse में है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, दे विल नॉट रिमेन। सो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी, जैसे कि मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी, हम एग्जाम्पल कोट करें। मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ्स वो काम करते हैं, ठीक है, तो उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं। या अगर हम बोले हॉर्स के हाइंड लिम्स जो होते हैं बिकॉज दे रन, तो वो भी डेवलप हो जाते हैं, राइट। और डिसयूज में हम ले सकते हैं, जैसे ह्यूमंस में अपेंडिक्स होता है, इट इज़ नॉट इन यूज़, तो ऐसा है शायद कि वो कल को चला जाए। या फिर लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक क्योंकि दे उनको होल्स में जाना है एंड इतना स्पेस नहीं है, तो उनके पास जो लिम्स होते थे, यानी कि जो उनके लिम्स होते होंगे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। वी डू नॉट फाइंड लिम्स इन स्नेक्स एनीमोर, राइट। सो इन्होंने ये कुछ एग्जाम्पल्स दिया ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ का, राइट। एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज़ these inherited characters get acquired to the next generations. So basically हमने क्या बात की, फर्स्ट थिंग बोला उन्होंने कि एक इनर अर्ज होती है स्पीशीज में। अर्ज किस लिए? टू इंक्रीज इन साइज, ओके। सो they want to increase their size, they want to change, they want to adapt, so that is inner urge, okay. Second thing is environment keeps on changing, environment puts pressure, environment puts pressure on the species and they try to adapt to those pressures and in turn form new organs, okay. Third postulate is use and disuse. The organs which are more in use will be more specialized and will remain over the course of time. The ones which are not in use or in disuse will get eliminated in the long run, okay. And postulate 4 is whatever characters or organs or anything which a person has acquired over in a lifetime will be passed on to his next generations, okay. So this was the theory of Lamarck, right? Okay, so now basically if we have to sum up, इन्होंने बोला कि जो हमारे ऑलरेडी हमारे कैरेक्टर्स हैं विच वी हैव राइट नाउ, ठीक है, एंड इस लाइफ टाइम में हमने कुछ न्यू एक्वायर कैरेक्टर्स किए हैं. दीज acquired characters plus the old ones form gets in the new species. Okay, so environment change होगा, it will environment change होगा तो needs, new needs आ जाएंगी. जब न्यू नीड्स आएंगी तो ऑर्गन्स में स्पेशल डिमांड्स होंगी, ठीक है ना. एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट ने कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस की नीड करी, उन नीड्स की वजह से हमारे ऑर्गन्स में कुछ चेंजेस होंगे स्पेशल, और ऑर्गन्स मोर इन यूज विल एनलार्ज एंड अदर्स विल गेट एलिमिनेटेड, राइट. So this was the whole theory of Lamarck. Now the significance, okay. So he was the first person जिन्होंने evolution की बात करी, ठीक है. बात तो इनकी simple लग रही है और logical भी लग रही है, understandable बात है, right. फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने evolution की बात की, तो एक future research का scope, एक scope आ गया, कि हम इसके बारे में we could have thought about it, ठीक है. अब कुछ प्रो लेमार्कियंस भी थे जिन्होंने ऑब्वियसली अब थ्योरी दी है किसी ने, तो ऑब्वियसली पीपल स्टडी ऑन इट, तो देखते हैं कि
सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, तो कुछ प्रो लेमार्क्स थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एंड चेक किया कि वेदर लाइक जो ये बोल रहे थे वो ऐसा होता भी है या नहीं. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें से एक था कि रेयरिंग रैट्स इन 30 to 40 डिग्रीज टेम्परेचर. ओके, एंड दे सॉ कि उससे उनके बॉडी साइज में इंक्रीज हुआ. रैट्स बिकेम लार्जर इन देयर बॉडी साइजेस एंड दिस लार्ज बॉडी टाइप्स वर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो इसका मतलब जो लेमार्क बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, बिकॉज वो भी यही बोल रहे थे ना कि जो कैरेक्टर्स हम एक्वायर करेंगे ओवर द लाइफ टाइम वो पास ऑन होंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ऐसा तो लग रहा है. देन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ्स एक और पर्सन थे जिन्होंने माइस को ना रोटेटर व्हील पे डाला, मतलब डिफरेंट माइस को रोटेटर व्हील पे डाल के देखा. रोटेटर व्हील पे उन्होंने देखा कि उनको डिजीनेस हो रही है. ठीक है, माइस को डिजीनेस हो रही है और ये डिजीनेस उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी देखी गई. तो अगेन ऐसा लग तो रहा है कि जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं. देन एक्सपेरिमेंट बाय गुवेर एंड स्मिथ. इन्होंने क्या बोला, चेंजेस इन द बॉडी जो भी हुए हैं दैट ब्रिंग्स अबाउट न्यू RNA एंड DNA. सो अगेन इन्होंने एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स की स्टडी करी एंड इन्होंने देखा कि जो भी बॉडीली चेंजेस हो रही हैं उसकी वजह से न्यू RNA और DNA बन रहे. तो ऑब्वियसली अगर न्यू RNA और DNA बनेगा तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, राइट. सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस एंड some experiments conducted by pro-Lamarckians which tried to say कि yes, Lamarck was right. कुछ inner urge है, उस environment pressure है, environment pressure की वजह से वो adapt करते हैं, new organs बनते हैं body में, वो specialize करते हैं, they pass on to the next generation, right? And this was the significance. Now, but the criticism. इन्होंने तो अपनी theory जो दी थी ना, दैट वॉज इन द डार्क एज ऑफ साइंस. ओके, इट वॉज प्रेजेंटेड इन द डार्क एज ऑफ साइंस जब भी क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा होल्ड था एंड उस टाइम पे इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट वॉज नॉट देयर, राइट. सो इनकी थ्योरी वॉज मेजरली क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडीज़ करी. सो सबसे पहला जैसे इनका इलान वाइटल का जो पोस्टुलेट था कि इंक्रीज इन साइज होता है, अर्ज होती है टू इंक्रीज इन साइज, दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. जैसे कि बड़े सारे ऐसे फर्न्स और कॉनिफर्स देखे गए. फर्न्स मीन्स छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह, विच वर वंस gigantic trees. Okay, they were big trees that became like small plants. तो ज़रूरी नहीं है कि स्पेशलाइजेशन हमेशा फ्रॉम स्मॉल टू बिग ही होगा. इट कुड बी बिग टू स्मॉल एज वेल. ओके, सो ज़रूरी नहीं है इट हैज़ टू गो लाइक ऑलवेज छोटे से बड़ा ही, बड़े से छोटा भी हो सकता है. देन यूज़ ऑफ हार्ट एंड आइज. अगर हम अपने हार्ट और आइज का इतना यूज़ करते तो वो क्यों नहीं ग्रो हुई, राइट. सो ये तो यही बोल रहे थे ना कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होंगे वो ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, बट हमने हार्ट और आइज के केस में ऐसा तो नहीं देखा. देन डिज़ायर ऑफ स्पीशीज़ दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़. अब ये बोल रहे थे कि इनर अर्ज की वजह से ऐसा होता है, बिकॉज स्पीशीज़ चाहते हैं बट ऐसा तो नहीं है. ह्यूमंस तो बहुत देर से चाहते हैं कि दे कुड फ्लाई, बट अभी तक हमको विंग्स तो नहीं मिले. सो इट इज़ नॉट लाइक कि इनर अर्ज से ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट दैट. ओके, देन म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट्स बाय ऑगस्ट वीजमैन. नाउ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जहाँ तक अभी तक हमने देखा, लेमार्क जो बोल रहे हैं कि जैसे फूड नहीं था तो जिराफ की नेक लंबी हो गई और दैट कैरेक्टर वॉज पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स. बट ये लॉजिकल नहीं है, बिकॉज जो चीज़ें आपके जर्म प्लाज्म में नहीं है वो आगे कैसे ट्रांसमिट हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके, जिसमें सारा DNA एनकोडेड होता है जीन्स में, राइट. जीन्स में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो इनकोडेड होती है. नाउ
These chromosomes are two types, somatosomes and germplasm. Okay, somatoplasm and germplasm. Now somatoplasm वो information है जो that doesn't pass on to the next generation. germplasm होता है जो genes pass on होते हैं to the next generation. ठीक है, so जो changes germplasm में होंगे ही नहीं तो वो next generation में pass on कैसे होंगे, right? because अगर सोमैटोजोम्स में चेंज होगा तो वो germplasm में कैसे जाएगा, वो तो सोमैटोजोम्स में ही रह जाएगा ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बाल कटा लेती हूँ या मैं अपने कान को पियर्स कर लेती हूँ, ठीक है ना, तो वो थोड़ी ना मेरे बच्चों में चला जाएगा. वी हैव सीन इंडियंस पियर्सिंग देयर नोज एंड ईयर्स फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नाउ, राइट? बट ऐसे कोई बच्चा पैदा तो नहीं हुआ ना जिसके ऑलरेडी कान पियर्स हो. बिकॉज अगर मैं कोई सोमैटो टाइप में चेंज कर रही हूँ तो वो जर्म प्लाज्म में तो है ही नहीं, तो वो कैसे जाएगा, राइट? सो अगेन वो नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ऑगस्ट वीजमैन ने भी यही स्टडी करी. उन्होंने माइस की टेल काट के देखा 21 जनरेशन्स के लिए. ही केप्ट ऑन कटिंग द टेल ऑफ द माइस, बट फिर से जो माइस पैदा हुए उनके पास टेल थी, ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग, दैट इज़ नॉट अ चेंज जो उन्होंने उनके जर्म प्लाज्म में किया था, राइट? सो जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, उसमें अगर हम कोई चेंज करेंगे तो वो डेफिनेटली पास ऑन होएगा, बिकॉज वो हमने उनके जीन्स जो पास ऑन होगा उसमें चेंजेस किया है, तो ऑफकोर्स दैट कैन बी पास्ड ऑन. बट अगर मैं अपने बाल काट लूँ या मैं पियर्सिंग करा लूँ तो उससे कोई चेंज नहीं होने वाला. सो ऑगस्ट वीजमैन ने क्रिटिसाइज किया कि लेमार्क ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया बिटवीन जर्म प्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म, एंड देयरफॉर ही गेव हिज ओन थ्योरी ऑफ germplasm theory. Okay, so this was all about the criticism of Lamarck. And one more thing, over the course of time Lamarck theory is refuted altogether, also because that was the first attempt on study of evolution. But having said so, it did pave the way for the next future studies on evolution. So now from here, next topic would be Darwin's theory. So yeah, please like, share and subscribe, and if you have any queries, please pin down in the comment section below. We are soon going to start with different initiatives like collaborating with some academicians on different topics and live query sessions. So please like, share and subscribe, and if there are any doubts, please pin down in the comment section below. Thank you.